वो कहते हैं ना कि यदि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और यदि बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइज, वेलकम यू ऑल। मैं हूं विनय त्रिपाठी और आप लोग हमें देख रहे हैं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम चैनल पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। जितने भी लोग हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो डेफिनेटली यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं हूं विनय त्रिपाठी और मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में, आप देख लीजिएगा इसको। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लूं तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो यूपी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यदि आप यूपी के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपी पीएससी का या यूपी ट्रिपल एससी का, तो इस चैनल के सहारे ही आपकी नैया पार हो सकती है। बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं यहाँ इस चैनल पर, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि डेली लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास का मतलब होता है जस्ट लाइक द क्लासरूम, क्लास के जैसा बिल्कुल आपको मिलेगा। लाइव टेस्ट मिलेंगे, मतलब आप अपने आप को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपने कितना अभी तक गेन किया है और कितना और गेन करना है। कोर्सेज जो मिलेंगे बच्चों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बिल्कुल भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं कि एक सिरे से कोर्स शुरू होगा और दूसरे सिरे तक आराम से ख़त्म होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगे ये कोर्सेज। और यदि बात करें तो यदि आप एक बार इस कोर्स के अंदर इनरोल करते हैं अपने आप को, तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। आप हमारे इस चैनल पर अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं प्लेटफॉर्म पर आकर के। इसके आगे यदि बात करें बच्चों तो बहुत सारे लर्नर आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे ऐसे एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं जो बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे जैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, जो आपको ढेर सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, वीकली मॉक टेस्ट सब सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई हो, सबके लिए मिलेगा। जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा। अब बात आती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कैसे करेंगे। ये बड़ा ही आसान है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने मोबाइल नंबर और जीमेल से रजिस्टर करिए और आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों, यदि बात करें इसके कोर्स फीस की तो बहुत ही क्लियर है। मात्र और मात्र 7,000 रुपये में हम आपको 1 साल के लिए यूपी पीसीएस का प्री कम मेंस का बैच दे रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं 7,000 रुपीज़ कुछ भी नहीं होता है यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोर्स आपको 12 महीनों के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए। सोचिए ज़रा, यदि मंथली कॉस्ट आप निकालें तो कितना कम होगा। सेकेंडली, इस 7,000 में भी आप डिस्काउंट ले सकेंगे। जैसे ही ये VKT10 कोड आप इंटर करेंगे, इसमें 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ये हो जाएगा 6,300 रुपये। तो देर ना करिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और यदि सच में आप चाहते हैं कि फाइनल सेलेक्ट होना है और अभी आप अपना शुरुआत की तैयारी करना, तो आपको 2 साल का कोर्स लेना चाहिए। और देखिए कितना बड़ा अंतर है। यदि 7,000 रुपये का आप 2 बार लेते हैं तो 14,000 होता है, जबकि आप 24 महीने के लिए यदि एक बार ही ले लेते हैं तो मात्र और मात्र 8400 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। और बच्चों, इस पर भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और ये आपका पड़ेगा फाइनली 7,560 रुपये में। सो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि कोर्स सर कैसे खरीदना है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, बाकी अनअकैडमी की टीम आपको हेल्प कर देगी। आप मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कोर्स आप कैसे खरीदें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वो है रसायन विज्ञान के वो प्रश्न जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। और अगेन आई बिलीव इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अच्छा लगा, और वो काम का भी था आपके। ये वीडियो भी आपको बहुत ही काम का है। बहुत बड़ी वीडियो ये नहीं होने वाली है, थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन गारंटी इस बात की है कि यदि आप यूपी के अंदर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो से रसायन विज्ञान के 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें से आपको ये मिल जाएगा। तो बड़े ही कमाल की बात है, 40-45 मिनट की वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। रियली मतलब बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बाकी आप लोग अपने आंसर को कमेंट करते रहिएगा। जितना फास्ट कमेंट करते रहेंगे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं और मैं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए फाइन, तो लेट मी स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे बच्चों? केमिस्ट्री के। ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री का नाम सुन करके थोड़ा टेंशन में आते हैं कि सर ये तो हमें आती नहीं है। बड़ा ही आसान होता है बेटा, आप लोग एकदम घिरे हुए हैं, चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है।
अभी आप तुरंत आंसर बता देंगे, कोई ऑक्सो कार्बन बता देगा, कोई फ्लोरीन बता देगा, कोई डायमंड, कोई ग्रेफाइट, कुछ ना कुछ आप बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑक्सो कार्बन है। ऑक्सो कार्बन कार्बन का अप्रूव नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि केवल सही आंसर बता देने से आपका काम नहीं हो जाएगा, आपको जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं और जो क्वेश्चन की फीलिंग है उसके बारे में भी समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को यहीं से फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को समझा दूं कि अप्रूव क्या होते हैं। अप्रूव को इंग्लिश में बेटा एलोट्रॉप कहते हैं, जैसा कि मैंने इधर इंग्लिश में भी स्लाइड बना रखी है। ज़्यादातर लोग यूपी एग्जाम को हिंदी मीडियम में टारगेट कर रहे होते हैं, इसीलिए हिंदी पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश की स्लाइड भी बनी हुई है। तो ये एलोट्रॉप क्या होता है मैं बात कर लेता हूँ, देखिए जरा। एलोट्रॉप या अप्रूव का जो मतलब है, एलोट्रॉप या अप्रूव का जो मतलब है वो ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका जो रासायनिक संगठन है वो समान होगा, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि भाई ग्रेफाइट किससे बना हुआ है, तो आंसर होगा कि सर कार्बन से बना हुआ है। कोई पूछेगा कि सर डायमंड किससे बना है, तो आंसर होगा कार्बन से बना हुआ है। कोई पूछेगा कि फ्लोरीन किससे बना है, ये भी कार्बन से बना है। तो भाई जब सब कार्बन से ही बने हैं तो इसमें अंतर क्या है, अंतर बहुत बड़ा है। इनके भौतिक गुणों में अंतर आप जानते होंगे, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है, इसका फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, C60 भी कहते हैं इसको, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सो कार्बन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और एलोट्रॉप का मतलब क्या निकला, केमिकल कंपोजिशन सेम होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये 3 बेटा आप लोगों की परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। एक नई रिसर्च है जिस पर आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ग्राफीन भी एक तरीके से कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये ग्राफीन जो है वो नैनो मटेरियल से बना हुआ है, नैनो मटेरियल से, मेड अप ऑफ बाई नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल से बना हुआ है, तो नैनो मटेरियल से बनने के कारण इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग भी हमारे साथ नोट्स बनाते रहेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी, नोट्स बनाते रहेंगे। नोट्स का जो मज़ा आपको एग्जाम के रात के पहले मिलता है ना, वो कभी उससे पहले एहसास नहीं होता। जब एक टू द पॉइंट नोट्स आप बनाए रहते हैं तो एग्जाम से पहले आप वाली रात में जो आपको मज़ा आता है ना फास्ट ट्रैक रिवीजन करने में, वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब एक बार नोट्स बनाइए और एग्जाम देने सच में जाइए। चलिए तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफीन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं। जो ग्रेफाइट है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली नॉट द हीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली नॉट द हीट, वाइल ग्राफीन कंडक्ट्स बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि ग्राफीन है क्या, तो इट्स अ 2 डायमेंशनल द्विविमीय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। मतलब कहने का क्या है कि ये ग्रेफाइट से ही बना हुआ है, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करेगा, जबकि ग्रेफाइट केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी को। कहेंगे सर ये अंतर क्यों, तो ये अंतर इसके नैनो मटेरियल से बने होने के कारण है। जब भी किसी पदार्थ को हम उसके नैनो साइज पर ले जाएंगे, नैनो साइज का मतलब क्या है, उसकी पार्टिकल की साइज 10⁻⁻⁹ मीटर करेंगे तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफीन जो निकल करके आ रहा है ये दोनों को कंडक्ट करता है। तो बेटा ग्राफीन भी एक प्रकार का एलोट्रॉप है, याद रखिएगा, आने वाले परीक्षा में ग्राफीन से ही सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छा है, कई बार रिपीट किया गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, कौन विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक का नाम लेते आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो चलिए आज बात करते हैं विस्फोटक के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है TNT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोसिव, TNT। इसके बाद से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, साइक्लोट्राईमिथाइलिन, ट्राईनाइट्रामीन। नाम के पीछे मत जाइएगा, नाम कई बार बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं। यदि इसी को मैं साधारण भाषा में लिख दूं RDX तो आपको आसान हो जाएगा आंसर करना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को आप टीएनजी कहते हैं, टीएनटी, टीएनपी, ये सब के सब क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं। तो ये भी विस्फोटक हो गया और आरडीएक्स विस्फोटक होता ही है और टीएनजी भी विस्फोटक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्राई नाइट्रोक्लोरोफार्म। ट्राई नाइट्रोक्लोरोफार्म इज द करेक्ट आंसर। ये विस्फोटक नहीं है तो बेटा ट्राई नाइट्रोक्लोरोफार्म एक्सप्लोसिव नहीं है। बिल्कुल नोट्स बनाते चलिएगा, बार बार कह रहा हूँ, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और इस नोट्स से अगेन आप 2-3 क्वेश्चन लेके जाएंगे। अब मुझे विस्फोटक पर थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए। जैसे ही बात विस्फोटक की आती है तो जो इंपॉर्टेंट विस्फोटक हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें देखो आपको नाम क्या क्या याद रखना है, टीएनटी रखना है, टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, ठीक है। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। साथ में देखो आरडीएक्स आपका विस्फोटक होता है और आजकल आईईडी भी यूज होता है, आईईडी आप जानते होंगे। इसके बाद से मैं यदि बात करूं तो एटम बम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटम बम पर 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो इसकी खोज किसने की थी, तो वो नाम आप याद रखिएगा, ऑटो हॉर्न ने किया था। और एटम बम का प्रिंसिपल क्या होता है, एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। इसी तरीके से आपसे हाइड्रोजन बम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर करेंगे कि हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा हानिकारक कौन है, मतलब एटम बम और हाइड्रोजन बम में ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बम। क्योंकि हाइड्रोजन बम के लिए ज़रूरी है कि पहले एक बार न्यूक्लियर फिजन होगा, फिर टेम्परेचर गेन होगा, उसके बाद से हाइड्रोजन बम काम करना शुरू करेगा। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, तापमान ज़्यादा चाहिए होगा। तो ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी, आरडीएक्स, आईईडी, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी इनके बारे में यदि डिटेल आपको पढ़ना होगा तो जो आगे मेरा मेन कोर्स आएगा जिसमें एक एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाएगा, उस पर बने रहिएगा, तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। यहाँ पर एमसीक्यू के टाइप से समझिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और उसको नोट करिए, रखिए, अपना नोट्स बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करना है यदि सेलेक्ट होना है तो, और यदि लगता है मज़े लेने हैं तो ये आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार कम से कम मेरी नज़र में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो आपको ही मिलेगा 10 से 15 बार रिपीट किया गया है अलग अलग परीक्षाओं में। अब मज़े की बात क्या है कि यही यूपी पीसीएस में, यही यूपीएसआई में, यही यूपी ट्रिपल एससी में, समीक्षा अधिकारी में, लोअर पीसीएस में, सब में घूम रहा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर एरर है, ये लौंग होगा लेकिन इलायची नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल होता है क्लोव ऑयल क्या होता है। देखिए, यदि आप कभी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा छोटी सी शीशी में, छोटी सी डिब्बी में क्लोव ऑयल अवेलेबल रहता है, लौंग का तेल जिसे कहते हैं, लौंग का तेल। कई बार आपने देखा होगा, यदि आप किसी डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे, किसी दांत के डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो वो भी इसको यूज करते हैं। या कई बार दांतों में दर्द होता है, लोग कहते हैं कि लौंग दबा लीजिए उसमें, या लौंग का तेल डाल दो उसमें, एक मतलब देसी नुस्खा जिसे हम लोग कहते हैं ना। तो आखिर लौंग के अंदर ऐसा क्या है, लौंग के अंदर एक तेल है, ऑयल है, और इस ऑयल को क्या कहते हैं, यही आपसे सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मीथेनॉल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में मेंथॉल कहते हैं, मेंथॉल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये मेंथॉल ऐसे है और यहाँ पर मेथेनॉल लिखा हुआ है, तो मेंथॉल और मेथेनॉल में अंतर होता है। इसके बाद से यूजिनॉल है और बेंजल्डिहाइड है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो यूजिनॉल है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मेंथॉल के बारे में बता देता हूँ। मेंथॉल मेनली मिंट से बनाया जाता है, मिंट प्लांट होता है, आपने देखा होगा इसकी खेती होती है। और मिंट जो होता है ये ज़्यादातर आपका जो यूज होता है विक्स बाम वगैरह आप यूज करते हैं, इस टाइप में इसमें मेंथॉल का भरपूर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद से मीथेनॉल की बात करें तो मीथेनॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये CH3OH होता है जिसे आप मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल मतलब स्पिरिट होता है, एक तरीके का। ये सैनिटाइज़र में, जो ड्राई हैंड सैनिटाइज़र मार्केट में अवेलेबल है उसमें यूज़ होता है। इवन जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन रब करने से पहले स्पिरिट यूज़ करते हैं वो होता है। बाकी ये फ्यूल के रूप में बर्नर जो रखते हैं उसमें यूज़ होता है, ये इसका यूज है। पीने के काम में नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। हर अल्कोहल पीने के लिए नहीं होता है, ये बहुत ही पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और पीने के बाद अंधापन आ जाएगा, और अंधापन आने के बाद लीवर डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाती है कई बार, ठीक है ना। तो जो आप सुनते हैं ना कि जहरीली शराब से मौत, उसमें मुख्यतया मिथाइल अल्कोहल ही होता है, ठीक है।
बच्चों लौंग के तेल में हमने क्या कहा, यूजिनॉल होता है। ये जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके पॉज करके जैसे आप चाहते होंगे नोट्स जरूर बनाएगा। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, पीने के काम में नहीं आता है, जहरीला होता है, देसी शराब से मौत हो जाती है, जिसमें ये मिला होता है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड ये भी नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड जनरली जो है वो, यदि आप लोगों को पता हो तो क्या होता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला, बेंजीन से बना हुआ बेंजल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में पढ़ना नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बेंजीन रिंग ये होती है, जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े हों वो जरूर फार्मूले को ढूंढेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके बारे में डिटेल कभी कोई ज़रूरत होगी तो पढ़ेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की डिटेल में ही जाना आपकी आवश्यकता हो, क्योंकि क्लास की एक लिमिट है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपको कुछ जानना होगा इसके बारे में कमेंट कर दिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बच्चों आगे हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए बहुत सारे लोग तो बहुलक के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी जब वो मेन कोर्स क्लास में आएंगे तो बहुलक के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सवाल बहुत बार आया है परीक्षा के अंदर, तो आपको बने रहना है, इस पर ध्यान देना है। बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति ने खुद हमें जो दिया हुआ है, पॉलीमर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और एक हम आप बनाते हैं सिंथेटिक तरीके से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 ऐसा होगा जो प्राकृतिक होगा। तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल, ऊन क्या है, प्रकृति ने दिया है। ऊन कहाँ से निकालते हैं हम लोग, आप जानते होंगे भेड़ बकरियों के बाल से निकालते हैं, तो वो तो प्रकृति ने दिया है। रेशम भी कीड़े से बनता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये रेशम का जो कीड़ा होता है मेनली वो प्रोटीन रिलीज कर रहा होता है, और ये प्रोटीन से वो रेशम के धागे बन रहे होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और ऊन में मेनली क्या होता है, इसमें जो है जो उलन कपड़े आप पहनते हैं कॉटन वगैरह के, इन सब में ज़्यादातर सेलुलोस होता है, ठीक है ना, जो प्लांट से निकल करके आता है। और यहाँ पर जो ऊन है ये उनके बाल से निकलता है, तो बाल की फॉर्मेशन भी प्रोटीन से होती है। तो यदि वो सिंथेटिक होगा तो सेलुलोज होगा उसमें, और यदि नेचुरल होगा तो प्रोटीन से बना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चमड़ा, जैसा कि आप लोग जानते हैं चमड़ा अगेन कैसे बना हुआ है, हमारी स्किन कैसे बनी हुई है। स्किन हमारा मेनली ये भी निर्माण जो है वो एमिनो एसिड से हुआ है, प्रोटीन से हुआ है। प्रोटीन से, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होता है। तो ये 3 तो आप देखें तो 3 के 3 क्या हैं, प्राकृतिक हैं। सवाल क्या पूछा गया, प्राकृतिक नहीं है। तो जो नहीं है वो क्या है, नायलॉन, नायलॉन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुलक से क्वेश्चन हर साल यूपी पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुलक पर जब हम डिटेल क्लास लेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे बहुलक क्या है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया बच्चों, बायोगैस। बायोगैस का नाम लेते ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर ये बायोगैस क्या है। बायोगैस के बारे में आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्यतया क्या होती है, मतलब मेनली क्या होता है, द मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस इज। मेन कंपोजिशन क्या होता है, देखिए तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जहाँ जहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे ही जब आप गोबर गैस प्लांट लगाते हो या कहीं पर भी किसी भी ऐसे एक्सक्रीटा को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें मीथेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑटोमेटिकली मिलेगी, ठीक है। लेकिन बायो का जैसे ही यूज हम करेंगे, बायो टर्म का जैसे ही यूज करेंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, हाइड्रोजन को तो आप अलग से लाओगे तब तो आएगा। और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दिस इज द मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूँ। इस आंसर में भी मीथेन जो है वो मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट। मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट या कंपोजिशन आप कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपोजिशन क्या है भाई, मीथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, धान की खेतों से मिलता है, जो हमारे पशु जानवर जुगाली करते रहते हैं, माउथ को चलाते रहते हैं, उससे मिलता है। और आप देखेंगे तो कोयले की खानों में मिलता है, पहाड़ों की 2 परतों के बीच में मिलता है। और आप देखेंगे तो ये बर्फ़ से ढकी हुई अंटार्कटिक और आर्कटिक पोल के नीचे बहुत बड़ा इनका रिजर्व है। नेचुरल गैस का भी मेन कंपोजिशन क्या होता है बेटा, यही होता है। यदि ऐसा सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि नेचुरल गैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है, प्राकृतिक गैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है, तो वो भी मीथेन ही होता है। लगभग उसमें 70 से 75%, कभी कभी 80% तक भी जो होता है वो मीथेन होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि LPG सिलेंडर में कौन सी गैस यूज हुई है मुख्यतः, तो वो हुई है नॉर्मल ब्यूटेन।
ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन इज द मेन कंपोजिशन ऑफ एलपीजी। और सीएनजी के बारे में पूछ लिया जाए, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होती है, तो इसमें मुख्यतया मीथेन यूज किया गया है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पीएनजी में हम क्या दे रहे हैं, पीएनजी का मतलब जो प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस है, जो आपके घरों में गैस पाइपलाइन लगी है, तो अगेन यहाँ पर भी मीथेन एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल गैस में हमने कहा कि सब मेन कंपोजिशन है, ये सब मेन कंपोजिशन है, जो हमने लिखा है मेन कंपोजिशन है। इसके अलावा थोड़ा प्रोपेन भी हो सकता है, थोड़ा ब्यूटेन भी हो सकता है, थोड़ा इथेन भी हो सकता है। तो मेन कंपोजिशन आपसे पूछा था सवाल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हम जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जब कभी एक्सप्रेस वे पर यात्रा करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेस वे पर यात्रा करते हैं और बहुत हाई स्पीड में जाना होता है, तो वो कहते हैं कि गाड़ियों में भी उन्हें कौन सी गैस भरवानी होती है, भैया नाइट्रोजन गैस भरवानी होती है गाड़ियों के टायर में, ठीक है। गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन गैस भरवानी होती है। सवाल ये उठता है कि क्यों, नाइट्रोजन क्यों डलवाया जाएगा ना, ठीक है, बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये रोड है, और यहाँ पर आप कोई चीज़ इस पर घुमा रहे हैं, कोई व्हील घुमा रहे हैं, कोई पहिया घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फ्रिक्शन हो रहा है ना। आप अपने हाथों को भी रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण एक हीट जनरेट होती है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है, ऐसा तो आपने पढ़ा होगा। इसको मुख्यतः हम लोग एडियाबैटिक हीट कहते हैं, रूथोस मुस्मा कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, थोड़ा इस पॉइंट को ठीक से समझिएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्हीकल है जिसके अंदर एक ट्यूब डली हुई है, और इस ट्यूब में गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है, ठीक है। अब जब ये चलेगी, हीट होगी, ये सरफेस हीट होगा, यहाँ से रब करेगा, हीट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयल का नियम आपने पढ़ा होगा, या आज पढ़ लीजिए, बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप पृथ्वी की सतह पर चल रहे हैं, प्रेशर तो लगभग मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस ट्यूब के अंदर रखी हुई गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ट्यूब बड़ा होता चला जाएगा, मतलब ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और इंटरनल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये टायर ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने टायर को बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको नाइट्रोजन गैस डलवानी पड़ेगी, जो कि इस चीज़ को बचा लेगी, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न। कोई आपसे पूछ दे ऐसा क्यों डलवाते हैं, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या किस नियम पर आधारित है, तो आंसर करेंगे चार्ल्स के नियम पर, ठीक है। अच्छा, बायल्स नियम पर क्या है, आगे की स्लाइड में कभी देखेंगे। ये प्रिंसिपल वहाँ भी अप्लाई होता है जब घरों में एलपीजी सिलेंडर रखा होता है और कई बार आग लग जाती है, कुछ देर के बाद सिलेंडर ब्लास्ट करता है। होता क्या, वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपका, और ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसके चारों तरफ से आग लगी हुई है ना, तो इसका सरफेस हीट हो रहा है, लोहे का सरफेस है, लोहा जो है वो धातु है, और क्या करेगा, वो हीट को ट्रांसमिट करेगा, तो अंदर रखे हुए गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा चार्ल्स के नियम के आधार पर। मैंने बताया ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, एक इतना टाइम ऐसा आएगा जब ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ से ये ब्लास्ट करेगा, और लोग तुरंत जो है छोड़ के भाग जाते हैं, तो डर के भाग जाते हैं। तुरंत नहीं ब्लास्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जब गर्म होगा तब ब्लास्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और बता दें आप लोगों को। हाइड्रोजन का यूज हम करते हैं फ्यूल के रूप में, हीलियम का यूज भी फ्यूल के रूप में करते हैं, खास करके ये जो गुब्बारे आप मेले में उड़ा रहे होते हैं उसमें भरी जाती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुब्बारे छोड़ने के बाद हवा में कहाँ उड़ करके जाता है, ठीक है। और ये नियान एक इनर्ट गैस है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में बहुत बार आया और फिर आ सकता है कभी भी। बुलेट प्रूफ जैकेट जो हमारे जवानों को दिया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो बेटा इसका आंसर है कि सर ये पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। पॉलीएमाइड से ध्यान दीजिएगा, इसको आप केवलार भी कहते हैं, केवलार भी। कई बार पॉलीएमाइड की जगह पर पॉलीकार्बोनेट ऑप्शन हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट से भी बनाया जाता है, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाए तो आप पॉलीकार्बोनेट को ही आंसर करिएगा, ये भी सही आंसर है। केवलार भी पूछ सकते हैं, कई बार आ चुका है। टेफ्लॉन से क्या करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग करते हैं। बेकेलाइट से जितने भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है जो
जिसमें स्विच बनाए गए हैं, तार बनाए गए हैं, ये सब करते हैं। और यदि बात करें ग्रेफाइट से, तो ग्रेफाइट का क्या यूज है इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है बर्तनों की कोटिंग करने के लिए, नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग करने के लिए। बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है आपका जो कैबिनेट बनता है फ्रिज एसी का, या नॉन जो इंसुलेटर यूज करते हैं तारों के ऊपर जो लगाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि ये पॉलीएमाइड से बना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट थोड़ा भारी है, इस वजह से इसका अल्टरनेटिव लेकर के आया है, डीआरडीओ ने रिसर्च करके डेवलप किया है। आपको मैंने अभी पीछे कहा था ना कि हम ग्राफीन डेवलप कर रहे हैं, ग्राफीन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले ज़माने में। ग्राफीन की नैनो शीट बनाई जा रही है और उस नैनो शीट से हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे जो बहुत ही हल्का होगा, पहनने में बिल्कुल शर्ट के जैसा होगा, लेकिन गोली उसको पार नहीं कर पाएगी, राइट। तो यदि कोई ऐसा सवाल आ जाए कि ग्राफीन से क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना सकते हैं, तो यस सर बना सकते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन नहीं है। विटामिन नहीं है, विटामिन से हर साल भैया 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आप एक काम ये कर लो कि अभी कोई भी जीके बुक उठा लो, जो भी आपको मिल जाए, लूसेंट जीके या ये जीके वो जीके, जो भी जीके की बुक मिल जाए जहाँ पर विटामिन दिया गया हो, वहाँ से पहले आप विटामिन को लर्न करिए, रटिए कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन नहीं है, कौन विटामिन नहीं है। तो विटामिन कौन नहीं है भैया, ये विटामिन देखो, रेटिनाल क्या है, रेटिनाल को हम कहते हैं विटामिन ए, तो ये तो विटामिन हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड को हम कहते हैं विटामिन सी, तो ये भी विटामिन सी हो गया। फॉलिक एसिड को हम कहते हैं विटामिन B9 B11, ठीक है, तो ये भी विटामिन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, साइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा और ज़्यादातर लोग इसमें गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने यूपीपीसीएस की परीक्षा में आते हैं। आगे बात करें बच्चा, तो फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है यार, फास्फोरस ब्लास्ट कर जाता है ना, आपको पता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि सोडियम को आप प्रिजर्व करते हैं कहाँ पर, केरोसिन आयल में, मिट्टी के तेल में प्रिजर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है इतना रिएक्टिव है कि वो कमरे में मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। देखिए जरा समझ लीजिए, पहले आते हैं क्वेश्चन। ये Na+H2O आप करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा प्लस H2 बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, कमरे में भरेगी। कमरे में भरी हुई हाइड्रोजन गैस जैसे ही आप स्विच करेंगे ये ब्लास्ट कर जाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें इसे पानी से बचा करके रखना, और किस में रखना पड़ता है, मिट्टी के तेल में। सोडियम को हमें कहाँ रखना होता है, मिट्टी के तेल में। लेकिन इसको कहाँ रखेंगे, फास्फोरस को, तो फास्फोरस को रखते हैं भैया जल में हम लोग इसको सिक्योर करके रखते हैं। ध्यान देना आप लोग इस बात को, ठीक है। मिट्टी के तेल में नहीं रखते हैं, हाइड्रोजन में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है, फाइन। तो फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, जल में। आगे यदि बात करें तो होप सो इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। द प्लांट्स एब्जॉर्ब्स यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, पौधे यूरिया को किस रूप में अवशोषित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में आ चुका है और आता ही रहेगा, क्योंकि यूरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, राइट। तो पहले हम यूरिया के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर भी कर देंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। यूरिया, सबसे पहले तो ये कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 2017 पीसीएस में आया था क्वेश्चन ये कि किस तरीके का है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था। दूसरा, इसका फार्मूला देखिए, NH2CONH2 होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। NH2CONH2 मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस NH2 को एमाइड ग्रुप कहते हैं। NH2 को क्या कहते हैं भाई, एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो एमाइड समूह है, मतलब कि यहाँ पर आप देखो, पहले तो ये ध्यान रखना कि यूरिया किस तरीके का फर्टिलाइजर है। तो आंसर होगा कि सर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। कैसा फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होने का मतलब है कि खेतों में मुख्यतः हम इसको छिड़कते हैं नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो डाई एमाइड के फॉर्म में है। 2 बार एमाइड लगा हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो डाई एमाइड के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एमाइड, राइट। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है यूरिया के अंदर ये है 46.6%। और इसके बाद हम बात करें कि पौधे किस रूप में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आपका लास्ट पॉइंट होता है क्वेश्चन का। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, लास्ट में बता रहा हूँ, यदि आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना है, खरीदना है, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। और यदि कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल करके समझ सकते हैं कि सर कैसे खरीदें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।